अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत ने आज इस संगीन मामले पर कमीशन बनाने की मंजूरी देते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सबरा मुकर्रर कर दिया है और साथ ही वफाकी काबीना ने अपने इजलास में इस इंक्वायरी कमीशन के शरायतकार यानी TORs की भी मंजूरी दे दी है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन का क़याम तो पहले ही मुस्तरद कर दिया था और अब तसद्दुक हुसैन जिलानी को बतौर सबरा नामजदगी को भी मुस्तरद करने का ऐलान किया है और उनकी जानिबदारी पर सवाल उठा दिए हैं। वफाकी काबीना के इजलास के एलामिया के मुताबिक आज इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मंदरजात पर तफसील से गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की तजवीज़ दी गई थी। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन का सबरा नामजद किया है। एलामिया में कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त है या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था या नहीं। कमीशन तहकीक में सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा, जबकि कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच का इख्तियार होगा। इसके अलावा एलामिया में यह भी कहा गया है कि काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया है। काबीना दस्तूर के मुताबिक 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस पर एग्जीक्यूटिव के मातहत इदारों के दबाव के इल्जामात पर कमीशन तो बना दिया गया है, इसके TORs भी सामने आ गए हैं, मगर अब देखना होगा कि कमीशन इस मामले में कैसे तहकीकात करता है और तहकीकात के नतीजे में कैसे ये साबित होगा कि जजेस के इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं और कैसे इस बात का तयन होगा कि हसास इदारे का कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था या नहीं। क्योंकि 6 जजेस ने तो अपने खत में पहले ही ये वाजे कर दिया था कि अभी तक तो यही वाजे नहीं है कि जजेस इन इल्जामात को कैसे साबित करेंगे। जजेस ने अपने खत में लिखा कि अगर कोई जज ऐसी किसी मदाखलत या डराने धमकाने के वाक़े को रिपोर्ट करता है तो उसका बारे सबूत उसी जज पर होगा, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले पर रहनुमाई फराम करे। जजेस का अपने खत में यह मामला वाजे करना इसलिए भी अहम है क्योंकि जजेस ने अपने खत में सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कमीशन बनाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस बात पर रहनुमाई तलब की थी कि अगर हसास इदारों के अहलकारों समेत एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की जाए या उन्हें डराया धमकाया जाए तो ऐसे में जज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इसे कैसे रिपोर्ट करें या क्या रद्द-ए-अमल दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस रहनुमाई के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की भी दरख्वास्त की थी, जिसमें इंटेलिजेंस अहलकारों की अदालती उमूर में मुदाखलत पर गौर किया जाए। मगर ताजुब की बात यह है कि 6 जजेस की इन 2 बुनियादी गुजारिशात का ना ही सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कोई जिक्र है और ना ही वफाकी काबीना ने आज अपने इजलास में इन बातों पर कोई गौर किया है। इसलिए अब ये सवाल अहम है कि इस इंक्वायरी कमीशन और तहकीकात का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई कमीशन बनाए गए हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि सजा या कार्रवाई तो दूर की बात है, इन कमीशनों की बुनियाद पर कोई काबिल जिक्र इस्लाहात भी नहीं हो सकी हैं। इस मामले में भी होना तो यही चाहिए था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के इस खत की रोशनी में जजेस को ऐसे मुदाखलत से निमटने पर रहनुमाई देती, जजेस के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट मुरतब करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बजाय इंक्वायरी कमीशन पर इत्तेफाक करके जजेस को एग्जीक्यूटिव के रहमो करम पर छोड़ दिया है। वही एग्जीक्यूटिव जो शुरू से जजेस के कंडक्ट और खत की टाइमिंग पर सवाल उठाकर अपना माइंड जाहिर कर चुकी है। इन मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब आप लोगों ने कहा इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, उस वक्त भी एक तनकीद ये सामने आई, तहरीक इंसाफ तो कर रही थी और बाज़ लीगल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि बेहतर होता कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद ये मामले को लेता, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ही ये प्रपोज किया था कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। और एक तनकीद ये भी हुई कि फिर हाजिर सर्विस जजेस की कमीशन बना दिया जाता, साबिक रिटायर्ड जज के सरबराही में क्यों कमीशन बनाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने फिर भी कहा था कि जो नाम होगा वो बिल्कुल साफ और शफाफ होगा, बाकिरदार शख्सियत होगी, कोई मुतनाज़ा नाम नहीं होगा। और आज फिर जब तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आए तो ये तो वो नाम है जिसको माजी में इमरान खान और PTI जानिबदार कहते रहे और आज भी एक कैंपेन चल रही है कि उनके बेटे की वाबस्तगी है या उनका बेटा जो है वो किस तरह क्रिटिसाइज करता रहे, उस हवाले से मुहिम चल रही है। देखिए, मैं तो आपके सामने 3-4 नुकात रखूंगा। पहली बात तो ये है, जो ख़त लिखा गया था हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से, वो सरकार को तो लिखा नहीं गया था, वो लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सबको बुलाया और उनसे मुशावरत की, और ये फैसला सरकार का नहीं, हुकूमत का नहीं,
ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए और उसके लिए हिदायत की जाए हुकूमत को या मशवरा दिया जाए हुकूमत को कि वो फौरी तौर पे जी। एक कमीशन को की तश्कील कर दें। अब जहां तक तो ये सवाल आपने पहला उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को 184(3) के तहत इसकी खुद इंक्वायरी करनी चाहिए थी या कमीशन बनाने का हुकूमत को कहना चाहिए था, ये सवाल तो आपको सुप्रीम कोर्ट से पूछना होगा, क्योंकि इस पे तो हमारा इख्तियार नहीं है कि वो सुओ मोटो या 184(3) के तहत जी। कौन से केसेस को खुद सुनने का फैसला करें। उन्होंने तमाम जजेस ने, आधे जजेस ने नहीं, 6 जजेस ने नहीं, 8 जजेस ने नहीं, फुल कोर्ट ने यह रहनुमाई फरमाई कि एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाए। तो जब वो रहनुमाई हम तक पहुंची तो आज काबीना में वो कमीशन मुकर्रर कर दिया गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, वो है तसद्दुक जिलानी साहब की। पीटीआई का अगर आप तस्करा घड़ी भर को ना करें, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करें, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है, उनका तस्करा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर घड़ी भर को ना करें तस्करा, तो मुझे बताइए जितने मुबस्सिरीन तबसरा कर रहे हैं, अभी मैं आप ही के प्रोग्राम देख रहा था, दीगर प्रोग्राम देख रहा था, थॉट लीडर्स की गुफ्तगू सुन रहा था, थोड़ा मैं इंटरनेट पे जाके भी देख रहा था, आपको किसी ने इल्ज़ाम लगाते तसद्दुक जिलानी साहब पे देखा है? मासिवा पीपल्स पार्टी पीटीआई के। पीटीआई तो आप किसी को भी ले आए, आप वो शख्स बताएं, माँ सिवा वो हमारे वो क्या पुराने भले से चीफ जस्टिस थे, वो क्या नाम था उनका, नाम भूलता हूं भाई, इफ्तिखार वो चौधरी साहब या नहीं साहब, हालिया ये साकिब निसार साहब। जी साकिब निसार साहब के अलावा वो शायद किसी भी शख्स पे राजी ना हो, और उनको सिर्फ एक ऑनरेबल जज नजर आते हैं पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं साकिब निसार साहब। तो अगर साकिब निसार साहब को मुकर्रर करना है तो सुप्रीम कोर्ट कर दे, वरना साकिब निसार साहब से कौन ज्यादा कंट्रोवर्शियल आदमी है, जिस तरह के फैसले उन्होंने किए, जिस तरह उन्होंने लोगों की तजलील फरमाई, इस वजह से एक नॉन कंट्रोवर्शियल जज जो हैं उनको मुकर्रर किया गया है, जिनके ऊपर मासिवा पीटीआई के कोई मोतरज़ नहीं। और आपके लिए भी पीटीआई और अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए भी जरा थोड़ा सा एक तारीख बता दूं, क्योंकि जब धरना था और आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए थे, तो उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने ये कहा था कि इमरान खान ने उनको बताया कि इस वक्त जो है तसद्दुक जिलानी साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे, अगले जज आएंगे तो वो पार्लियामेंट को तहलील कर देंगे, ये उन्होंने कहा था। और इसके बाद धरने के आखिर में जब उस वक्त नून लीग की हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाह रही थी तसद्दुक जिलानी साहब को, वो रिटायर हो चुके थे बतौर चीफ जस्टिस, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि आप ना बने, आप जानिबदार हैं, हमें यकीन नहीं आपकी गैर जानिबदारी पे, और फिर उन्होंने अपना नाम खुद विड्रॉ कर लिया था। लेकिन 2018 में जब नून लीग ने कहा कि बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने दिया तसद्दुक जिलानी साहब का, तो पीटीआई ने उसको एंडोर्स किया था, बल्कि खुद भी उनका नाम फ्लोट किया था। तो ये तारीख रही है पीटीआई के हवाले से। जी, मैं तो बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप स्वाय वो एक साहब साकिब निसार साहब के अलावा किसी का नाम देकर देख लें, अगर उसको वो रद्दी ना कर दें। यानी आप एक ऐसी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने आपको पहले वक्त, इसी तरह उनके अपने जो इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस, भला सा नाम उनका भी भूल रहा हूँ, ये रोजे की वजह से आज सारे नाम ही भूलते जा रहे हैं, वो जो उनके इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खुद थे, माजी को छोड़े ना, लेकिन इस वक्त तो जो खत सामने आया है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उसमें जिन केसेस का हवाला दिया गया है उन केसेस का ताल्लुक इमरान खान से ही है। तो यहाँ पे तो वो अपने आप को एक पार्टी समझेंगे कि इस वक्त अगर जजेस पे दबाव है, मदाखलत है एग्जीक्यूटिव की, तो वो उनके केसेस से रिलेटेड है, तो इसलिए वो पार्टी बनेंगे, वो अपनी राय तो देंगे ना इस पर। शहजाद इकबाल साहब, पहली बात तो मैं उनको राय देने से रोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप पूरे पाकिस्तान के मुबस्सिरीन और वो लोग जो जजेस हैं, आप ऐसा कीजिए, अभी प्रोग्राम में ऑनलाइन ले लें 3, 4, 5 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और उनसे पूछ लें तसद्दुक जिलानी साहब के मुतल्लिक उनका क्या ख्याल है। या अभी थोड़ी देर पहले जो राय तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के मुतल्लिक आपके चैनल पे पेश की जा रही थी, वो क्लिप चला दें, या बाकी दीगर कोई भी चैनल उठा के आप वो क्लिप्स चला लें और मुझे बताएं कि मासिवा पीटीआई के कौन उन पे तनकीद कर रहा है। अब पीटीआई के हवाले से मैं ये कहूंगा कि मासिवाए साकिब निसार साहब के और खोसा साहब के, वो शायद हर शख्स के ऊपर तनकीद करेंगे, इस वजह से जिसको ये जाना गया कि वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल साहब हैं, हर बंदा मुझे क्योंकि थोड़ा सा नाम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज आप काबीना के उस इजलास में थे जिसमें टीओआर्स सेट किए गए। अब ये टीओआर्स में आप लोगों ने कहा है कि जो कमीशन है ये इस बात का तयन करेगा कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, और फिर ये भी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मदाखलत में मुलविस था या नहीं।
ये कैसे साबित होगा? क्योंकि अगर आप लोगों ने, काबीना ने ये खत पढ़ा है तो उसमें तो खुद जजेस ये कह रहे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये कह रहे हैं कि हमें गाइडेंस दें, क्योंकि इस तरह की जब इंटिमिडेशन होती है तो उसके कोई सबूत नहीं होते, हम कैसे रिपोर्ट करें? वो तो खुद गाइडेंस मांग रहे हैं, लेकिन आपके टीआर से ये तो लग रहा है कि आप जजेस से बोलेंगे कि आप साबित करें कि ये इल्जाम दुरुस्त है या नहीं। नहीं, ये मेरे सामने ये टीओआरस पढ़े हैं, जरा मुझे बता दीजिए किस जगह पे लिखा हुआ है कि जजेस साबित करेंगे तो फिर कि वो, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यानी वो बात जो लिखी नहीं हुई, जो डिस्कस नहीं हुई, जिसका अंदिया भी नहीं दिया गया, वो आपने कहां से तो फिर इजाद कर ली? क्या तरीकेकार होगा? क्योंकि मिसाल के जी, तौर पे एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के बारे में तो एग्जीक्यूटिव ने कह दिया कि नामुनासिब इल्जामात लगे हैं, तो फिर कैसे जो कमीशन है वो तयन करेगा सच क्या है और गलत क्या है? देखिए, आप पहले तो देखें टीओआरस क्या है, जरा टीओआरस पे बात कर लेते हैं। अभी तक मैंने दो चीजें आपके सामने साबित की। एक कि 184 का फैसला तो जो आगे है बढ़ जाए ना, उससे तो वो तो हो गया, नहीं, नहीं, मैं जरा समराइज तो कर लेने दें सर। वो समराइज ना करें, वक्त खत्म हो जाएगा ना, फिर लोग नहीं सुन सकेंगे। और सीरियस नोट, प्लीज टीआरएस पे बात करें, टीआरएस पे बात करें प्लीज, टीआरएस पे। और दूसरा तसद्दुक जिलानी साहब पे। चले तीसरी बात, इस पे ये कहा गया है कि एलिगेशन जो लगे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी उनके मुतालिक। दूसरा कहा गया है फिक्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वहां से जजेस की तरफ से क्या फरमाइश आई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको फिक्स किया जाए, इसको रोका जाए। तो कहा गया कि उसको रोका जाने के लिए इनफरादी तौर पे फिक्स की जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर ऐसा हुआ है और उसके सबूत मौजूद हैं तो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाए। यहां पे नहीं टीओआरस रुकते। उसके बाद टीओआरस कहते हैं कि उसके बाद उनके साथ क्या होना चाहिए उसके मुतालिक रिकमेंडेशंस दें। यानी सिर्फ ये नहीं कि इशारा कर दें, दिखा दें ये साहब हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद बताएं कि उनको क्या सजा देनी चाहिए। और यहां भी नहीं रुकता। फिर उसी टीओआरस के बाद नीचे आप चले जाएं तो उन्होंने ये कहा है कि कमीशन को, कमीशन एक्ट के तहत जो ताकतें दी हुई हैं, वो 10 नंबर जो उसका आर्टिकल या जो भी होता है जिसको एडिशनल पावर्स ऑफ द कमीशन है, उसमें कहा गया कि वो क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं। जी और जी, ये जब क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन होती है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, एक सेकंड, क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन होती है तो जाहिर सी बात है ओनस किस पे होगा इसका फिर? अरे भाई, क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन में ओनस का क्या ताल्लुक है? जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, मान लीजिए कि 184(3) के अंदर ये इस वक्त केस को सुप्रीम कोर्ट बुला लेती, तो क्या करती? इदारों को मैं तो 184(3) की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लेटर है मुसद्दिक मलिक साहब, उसमें जजेस ने क्या बात की है पहले जरा इसका तयन कर लेते हैं। वो कह रहे हैं दो अहम बातें हैं, इंटिमिडेशन होती है अगर एजेंसीज की जानिब से या एग्जीक्यूटिव की जानिब से, तो हमें बताया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें बताया जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट में हम उसको कैसे उस पर रिएक्ट करें, कैसे उस पर अपना लाएमल दें। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ओनस तो इस चीजों का जजेस पे डाल दिया जाएगा, लेकिन टेल अस, मैं पढ़ के बता देता हूं, इट इज क्लियर हाउ अ जज कैन प्रूव सच इंटरफेरेंस एंड इंटिमिडेशन इफ ही शी रिपोर्ट्स द सेम एज द ओनस टू डू सो वुड अपीयर टू बी ऑन द जज। तो वो कह रहे हैं बताएं, हम कैसे बताएं? जी मैं बताने, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 5-7 मिनट से। देखिए, जब भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी 184(3) में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता तो क्या करता? इदारों को फौरी तौर पे वो इंस्ट्रक्ट करता, जो ताकत इस कमीशन के पास है, कि वो शख्स जिसने उस वक्त वो बल्ब लगाए थे या उन बल्ब्स जिनमें से वो कहा जा रहा है कि कैमरे निकले थे, वो पता किया जाए कि वो ठेकेदार कौन है। उस ठेकेदार को बुलाया जाए, उस ठेकेदार से पूछा जाए, उस ठेकेदार से कहा जाए कि तुम्हें ये किसने कैमरे दिए थे लगाने के लिए। एक नहीं, गालिबन 2 जज साहिबान ने कहा है कि कमरों में या दरवाजा गेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे और सिम कार्ड लगे हुए थे। तो किसी ने लगाए थे ना, एक खास वक्त में लगाए थे। तो जब किसी इदारे को ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप जाके पता करें, तो ओनस तो उस ठेकेदार पे है। वो तो जजेस सिर्फ रहनुमाई फरमाएंगे कि वो टाइम फ्रेम क्या था जिसमें ये कैमरे लगाए गए थे, या अगर किसी को किसी का फोन आया है तो वो किन तवारीख में फोन आया था, ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करके वो शख्स जिसने फोन करके इंटिमिडेट करने की कोशिश की, या जिस तरह वो आपके सिद्दीकी साहब हैं जो टीवी पर रोज आके नाम लेकर बता रहे हैं कि फला फला शख्स फला फला दिन मेरे घर आया और घर आके उसने मुझे ABCD ये कहा, और ये भी कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो DEEF कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो जब ये सारी चीजें सिद्दीकी साहब अकेले जो जिहाद करने निकले हुए हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं, तो जो पूरी सरकार के इदारे कमीशन के मातहत कर दिए जाएंगे, और वो उस ठेकेदार से पूछेंगे, उस लाइट लगाने वाले से पूछेंगे, जिस जो शख्स आया था उससे पूछेंगे, जिस मोटर गाड़ी पे आया था उसका पता लगाएंगे। और ये सारी तहकीकात, चाहे ये बात तो सही है, चाहे हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड जज हो या 184(3) हो,
जो तहकीकात होगी वो तो फिर एग्जीक्यूटिव के मातहत जो इदारे हैं वही करेंगे, ये सारी तहकीकात नहीं करनी है। नहीं, आपने ये पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि इदारे जो हैं उनको इस कमीशन की हद तक तमाम ताकतें कमीशन को दे दी गई हैं, यानी रिपोर्टिंग लाइन उनकी जो है वो कमीशन के साथ होगी। कमीशन उनको हिदायत करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको ये काम करने हैं, वो काम करके वापस आएंगे। परमानेंटली वो एग्जीक्यूटिव के मातहत ही होते हैं ना, वो इस वक्त तो ऑब्वियसली जो कहेगा इंक्वायरी कमीशन उनके अहकामात को मानेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के अंडर ही फॉल करते हैं ना। अरे भाई मेरी बात सुने, या पढ़ तो लेना, वो एक्ट पढ़ लें जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि इस कमीशन की हद तक आपकी रिपोर्टिंग लाइन कमीशन के हेड्स तक है, और कंटेम्प्ट लगने की भी ताकत दी हुई है। यानी अगर कोई शख्स अपना काम नहीं करता, अगर कोई शख्स कंप्लाई नहीं करता, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट की पावर्स दी गई हैं कमीशन को कि हाई कोर्ट की जिस तरह कंटेम्प्ट होती है। ये जो 6 जजेस हैं इनको पेश होना पड़ेगा इस इंक्वायरी कमीशन के सामने। जी मेरे ख्याल में ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो कमिश्नर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हैं एक्स, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या रिवायात हैं, किस तरह एहतराम का क्या ताल्लुक होता है जजेस के साथ, जजेस को कैसे अप्रोच किया जाता है। इस बात पे गौर नहीं हुआ कि अगर कमीशन जो है वो सर्विंग जजेस का होता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता, तो वहां पे अगर एक हाई कोर्ट के जज पेश होते तो क्या मामला होता, अब एक रिटायर्ड जज के सामने पेश हो रहे हैं तो वहां पे क्या मामला होगा, इस बात पे गौर किया गया? पहली बात तो ये है शहजाद इकबाल साहब कि कहीं लिखा नहीं हुआ कि कोई किसी के सामने पेश होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूछ रहा हूं कि इस बात पे गौर किया नहीं किया काबीना ने, कि डिस्कशन हुई कि जो कमीशन बना रहे हैं उसके सामने पेश होंगे या नहीं होंगे जजेस? अरे भाई मेरी बात सुने, कमीशन इस बात का तायुन करेगा, सरकार अगर करेगी तो आप फिर सरकार को कहेंगे कि आप एम्बेरस करने लगे हैं जजेस को, आपने आज ये कहा है कि जज पेश हो। आपके सवाल के अंदर ही जवाब था, आपने मेरे से सवाल पूछा क्या ये जज पेश होंगे। अरे भाई हमारी क्या मजाल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि एहतराम के रिश्ते को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो कैसे अप्रोच करेंगे जजेस को, कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर किस किस इदारे को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि उन लोगों को जिनने अगर ऐसा किया है, अगर कोई प्रूफ है, तो उनको कटहरे में लाया जाए। यानी हाई कोर्ट की पावर्स भी कमीशन को दी गई, क्रिमिनल कोर्ट की पावर्स भी कमीशन को दी गई, तमाम इदारों की डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन भी कमीशन के हवाले की गई। अरे भाई और क्या कर सकते हैं बताइए, अब आपके जहन में कुछ है तो बताएं। जी मेरे जहन में तो सवाल बहुत सारे हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि इसके पीछे सियासी किरदार है पीटीआई का, क्या उस पर भी बात हुई आज कमीशन में कि इस सारे मामले में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ सीधी सीधी बात हुई है कि मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कंप्लेंट की, क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो बता रहा हूं, आपने इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई है, बात बता। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। इसी पर स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने तो पहले ही कहा था कि इंक्वायरी कमीशन जो है अगर हो भी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सरबराही में हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को ले। और आज जब नाम आया है तसद्दुक़ जिलानी साहब का, तो उसको भी आपने रिजेक्ट किया, बल्कि आपने अपने ट्वीट में कहा है कि वो मिसफिट है इस काम के लिए। क्यों आपको एतमाद नहीं है कि वो आज़ादाना तहकीकात कर सकते हैं इस पूरे मामले में? जो रिटायर्ड जज साहिबान की जो कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती हैं, एक तो ये बेजान होती है, और फिर ऐसे इश्यूज़ पे भी बड़ी नाकिस कमीशन रिपोर्ट फार्मूलेट हुई हैं, जिस तरह के शुगर स्कैंडल था। ये जो इशू है ये पाकिस्तान की तारीख़ का संगीन तरीन इशू है अदालती इंटरफेरेंस के हवाले से। पाकिस्तान में कभी भी बैक वक्त 6 जज साहिबान ने मुश्तरका तौर पे ऐसा फ़र्द जुर्म एजेंसियों पे और हुकूमत पे या एग्जेक्टिव पे आयद नहीं किया, और स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्पल्स हैं, डायरेक्ट दावेदारी हैं, अपने मसाइल और मसाइब का ज़िक्र किया है, किसके साथ क्या पेश आया, और 2 साल पर मुश्तमिल ये दौरानियाँ हैं। फिर इन्होंने हर फोरम पे जाके कहा, उस वक़्त की चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को कहा, सीनियर प्यूनी जज साहब थे, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, उनको इन्फॉर्म किया, और अपने चीफ जस्टिस साहब को तो गाए बगाए वो आगाह करते रहे। तो लिहाजा जब कोई रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने ये लेटर लिखा ताकि अदलिया बैसियत एक इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, अपनी आज़ादी के खातिर और अपने आज़ादी के अक़दार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए
कोई एक इंस्टीट्यूशनल मेजर ले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी ये हम जो एग्जेक्टिव की ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो एग्जेक्टिव पे छोड़ देते हैं, वही अपने ख़िलाफ़ शिकायत का फ़ैसला करें और उसके लिए मुनसिफ का भी तकर्री वो करें उनके लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो ये बैसीत वकील में ये समझता हूँ कि क्यों कर ये जज साहिबान इस रिटायर्ड जज साहब के पास जाएं, और अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि क्योंकि वो भी एक मुद्दयान तो वो हैं, उनकी तसल्ली व तशफ़ी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तो किसी रिटायर्ड जज से कमीशन की बात तो नहीं की थी, उन्होंने तो अपने इदारे को कहा था कि ये मामलात पेश आ रहे हैं तो लिहाजा इनका अजाला जो है बैसियती इंस्टीट्यूशन आप करें। और बाकायदा कहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताएं किस तरह के मामलात होते हैं, तो क्या हमारा क्या लायमल होना चाहिए उस पर होना चाहिए। अब अदलिया ने जो है वो मसला जो कि एक बेसिकली बेहतरीन मौका था पाकिस्तान की अदलिया के लिए, जिसकी कोई शानदार माजी नहीं रही है, कि वो अपनी आज़ादी और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए अपने अंदर के मामलात में रुकावट दखीलकारों को रोकने के लिए कोई एक तारीखी फ़ैसला करती। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल साइड पे इसका नोटिस लेती, 184(3) में कमीशन बना सकती थी, पहले कमीशन बनी है, या फिर अगर हुकूमत के साथ मशावरत की बात करना है तो फिर सर्विंग, जिस तरह जो जस्टिस नासिर मुल्क साहब 2013 में जो रिगिंग कमीशन बना था, रिगिंग कमीशन था, 3 जज साहिबान थे और उसमें नासिर मुल्क साहब ने हेड किया और वो भी पीटीआई के डिमांड पे बनी थी और उस वक्त की गवर्नमेंट ने एग्री किया था। लेकिन अभी ये जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आया है, आपको नहीं एतमाद के अगर ये कमीशन के सरबराह होंगे और जो टीओआर सामने रखें तो उस पर वो किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि जो इस वक्त मुदाखलत है ये किस लेवल पे है, कौन कर रहा है? पहली बात तो ये है कि आज काबीना का जो एलामिया जारी हुआ है, उन्होंने तो सबसे पहले ही इस कमीशन को खुद ही नल इन्वाइट कर दिया जब वज़ीर आज़म ने या काबीना ने ये कहा कि जी ये जो एग्जेक्टिव पे मुदाखलत का इल्ज़ाम है ये नामुनासिब है, यानी कि कमीशन के तयन से पहले ही उन्होंने फैसला दे दिया। तो एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम लगेगा, वो तो यही कहेंगे ना अपने दिफा में कि जो इल्ज़ाम लग रहा है हम पे गलत है। तो इसी इल्ज़ाम की तो उन्होंने तहकीक करनी है, और किन्होंने तहकीक करनी है? एग्जेक्टिव ने करनी है। एग्जेक्टिव ने पहले फैसला सुना दिया, अभी तो वो इंतज़ार करते जो उनका बनाया हुआ कमीशन था वो प्राप्त करता, फिर वो हाँ या ना में जवाब देता। दूसरी बात ये है कि हमने इब्तिदा में ही मौक़िफ़ दे दिया था कि कोई रिटायर्ड जज मंजूर नहीं है, और फिर इन्होंने भी चुन के ऐसे रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बना दिया जो होम्योपैथिक से जज रहे हैं और बड़े शरीफ आदमी रहे हैं और बड़े मतलब आप कह दें हम उर्फ़ आम में कमज़ोर कहते हैं, ताकतवर के आगे। शरीफ हैं या कमज़ोर हैं? दोनों हैं। दोनों हैं। मतलब इनकी जानिबदारी पे आपको कोई शक नहीं है? नहीं, मतलब कमज़ोर होगा तो जानिबदार, देखिए जानिबदार या गैर जानिबदार ये तभी रहेगा जब मजबूत होगा। जो शख्स कमज़ोर होगा वो किस तरह इन इल्ज़ामात की जो है वो फेयर इंक्वायरी कर सकते हैं। पीटीआई की राय जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से बदलती रही है। जब वो चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त आपको याद होगा धरने के दिनों में, उस वक्त आप पीटीआई में तो नहीं थे, बट जावेद हाशमी साहब ने जब पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि जब तसद्दुक जिलानी साहब चले जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे। फिर हमने ये देखा कि धरने के दिनों में ही जब इनको रिटायरमेंट के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने जा रही थी नून लीग और उनका नाम नॉमिनेट कर लिया था तो पीटीआई ने इसकी मुखालफत की थी। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये जानिबदार हैं, इनको नहीं बनना चाहिए, बाकायदा तसद्दुक जिलानी साहब को मुखातिब करके कहा था। लेकिन 2018 में जब नून लीग ने नाम दिया बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तसद्दुक जिलानी साहब का तो उस वक्त पीटीआई ने उस पर हामी भरी थी, बल्कि पीटीआई ने भी उनका नाम दिया था। तो आपकी राय पीटीआई की बदलती रही इनके हवाले से? देखिए, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को 94 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हाई कोर्ट का जज बनाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2013 में बनने से पहले इफ्तिखार चौधरी ने उनको एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था जी। फिर इलेक्शन हुए जिनको पीटीआई ने मुतनाज़ा डिक्लेयर किया और इसके बाद फ़ौरन नवाज शरीफ साहब ने इनको इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट के बाद इनको चीफ जस्टिस बना तो एलिवेट हो गया ना ऑटोमेटिकली, जो सीनियर होता है वो बच जाता है ना जज सीनियर। जी हाँ, तो उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस बने तो चीफ जस्टिस के दौरान ये जो मशहूर केस था स्विस अकाउंट्स का जरदारी साहब का, तो जरदारी साहब के उस चूँकि मल्तान के हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी दूर पार के रिश्तेदार हैं
और जलील जिलानी जो कि इन्हीं का भतीजा हैं, वो अभी केयर टेकर हुकूमत में भी था और अभी भी हैं। और ये सारे राब्ते रवाबित बता रहे हैं कि ये ख़ानदान पहले से इन हैं। तो इन्होंने हज़रत ने जो हैं, जब जरदारी के ख़िलाफ़ लेटर लिखने का कहा जा रहा था और इफ्तिखार चौधरी मुद्दई बना हुआ था, तो ऐन फैसले से एक दिन कबल ये उठ गए कि जनाब मेरी तबीयत ही ख़राब है, बेंच टूट गया। शाम को वो पीसी लाहौर में नज़र आए, कहीं पे काफ़ी की सिप ले रहे थे। तो लिहाजा इन क्रीडेंशियल के साथ जो हैं 2018 में जब नाम इनका आया बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी पार्टी ने एंडोर्स किया, बल्कि इनका नाम दिया था। तो उसका मतलब कहीं ना कोई राय आपकी बदल गई होगी पार्टी की। नहीं, कोई देखिए, आपने ये देखना है कि कौन सा शख्स किस मनसब के लिए सामने आ रहा है। अब जो सर्विंग जज साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल कर देगी। बेहतर होता है कि ये मामला वहीं पे सेटल होता है। जी, आपने अभी कहा कि इन 6 जजेस ने जो काम किया आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, कि इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव की कैसे मदाखलत है। तो लेकिन ये बताइए, फिर आपने कल 2 दिन पहले ये बयान दिया आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में कि इन जजेस को चाहिए था कि 1 साल पहले ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी करते, ये तौहीन अदालत का केस बनाते। अब इस माहौल में जिसमें आपकी पार्टी के कई लोग जो हैं पार्टी छोड़ के चले गए, कई अंडरग्राउंड हो गए, आपको पता है कैसा माहौल है, इनफरादी तौर पे जजेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करें, खासतौर पे जब इसमें खुद वो लेटर में ये भी कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि हम ये साबित कैसे करें, क्योंकि इसका ओनस तो हम पे आएगा, तो हमें हमारी गाइडेंस करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये कैसे साबित किया जाए, कैसे एविडेंस इसके फराहम किया जाए, क्योंकि एविडेंस तो नहीं हो सकता, तो तौहीन अदालत कैसे करते फिर ये लोग। कुछ मामलात का हमें भी अदराक हैं कि जिस तरह शौकत अजीज सदीकी साहब कहते थे कि बेंचेस बन रही हैं, बेंचेस के बनाने में उस वक़्त 2018 में जनरल फैज़ पे उसने दावेदारी की थी और ये हकीकत भी थी, और उस वक़्त भी मैंने ख़ुद ज़ाती हैसियत में सदीकी साहब के मौक़िफ़ की तायद की थी। और इस लेटर में जब ये सदीकी साहब का मुकदमा फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से, ये एक इम्पेटस बना है जज साहिबान को ख़त लिखने के लिए, क्योंकि उसमें कंडोन किया गया, उसके इल्ज़ाम के होने या न होने की कोई इंक्वायरी न की गई जी, लेकिन इनको रिटायरमेंट दे दी गई। अब जज साहिबान ने, ये तो सर्विंग सिटिंग जज साहिबान हैं, बड़े नेकनाम हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है इस्लामाबाद में हैं, छोटा सा शहर हैं, तो लिहाजा इनके पास सालों से हम पेश होते आए हैं। हाँ। इन जज साहिबान ने स्पेसिफिकली बताया है कि इसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, फिर अपने लेटर्स के हवाले दिए हैं। मैंने जो बात कही थी ना, मैंने ये कहा था कि ये भी दुरुस्त हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से एक्सप्लेनेशन हो जाए, और मैंने कहा साथ में सिमल्टेनियसली या कंकरेंटली जज साहिबान खुद जो दखीलकार थे उनको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करते। देखिए, पाकिस्तान में अगर इंसाफ होना है और इंसाफ करना है तो फिर वो कहते हैं ना, वो ज़मीन पटे या आसमान गिरे। चैलेंज एवरीवन, हर एक को चैलेंज करो, जान छुड़ानी है, पता चल जाए या तो ये सिस्टम है ढह जाए, हम मान ले ऑफिशियली लीगली कि भाई इन दखीलकारों का एक आईनी कानूनी रोल है। सही, तो आप इस खत की मुखालफत नहीं करें, लेकिन आपके ख्याल में जजेस को उस वक्त भी एक्शन लेना चाहिए था? दोनों या तीसरा कोई मुतबादिल एक्शन ले सकते थे, वो भी लेना चाहिए। मैंने हामिद खान साहब हमारे शो पे थे और मैंने उनसे पूछा आपके इस बयान के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं कोई खास अहमियत नहीं देता शेर अफजल साहब के बयान की, उनकी कोई अहमियत नहीं है। जबकि मैं देख रहा था कि कल ही इमरान खान ने जो 2-3 फोकल पर्सन अपॉइंट किए हैं कि आपसे मुलाकात करेंगे, आपके हवाले से बात करेंगे, उसमें आपका नाम भी है। तो हामिद खान और मेरी नहीं लगती है, तो मैं भी उसकी बयान को उसकी नहीं बनती है, लगती है, मुझे सही लगता है। न बनती है, न लगती है, न मैं भी उसकी बयान और ज़ात को कोई अहमियत नहीं देता हूँ। आगे चले। बड़े सीनियर लॉयर हैं, सेनेटर बनने जा रहे हैं आपकी पार्टी के। बस सेनेटर बन गए, काफ़ी है। आपकी पार्टी में कल नईम पंजोता साहब कह रहे थे कि वो लॉयर्स ग्रुप को हेड करते हैं, वो बाहर निकले, हम सर पे कफन बांध के स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हैं। देखिए, आप हामिद खान साहब अगर मेरी ज़ात के हवाले से बयान देंगे, ये बात खान ने मना की हुई है और उनको परहेज करनी चाहिए, और अगर वो देंगे तो लाज़िमन जवाब तो मिलेगा उनको और किसी को मिलेगा। तो लिहाजा पार्टी के डिसिप्लिन में ये मुनासिब है, इन चीज़ों से परहेज किया जाना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे थे और बेंच फिक्सिंग के हवाले से, तो आप उस वक्त उनकी हिमायत कर रहे थे। तो उस वक्त देखें, उस वक्त नून लीग के लिए मुश्किलात थी और बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। आज आपके लिए मुश्किलात है तो बेनिफिशरी इसमें ऑब्वियसली नून लीग है। करने वाले एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करने वाले आगे बढ़ के इसकी शफाफ तहकीकात कैसे करें? मैंने कहा करने वाले एक है, उस वक्त भी यही थे, आज भी वही है। ये माना नहीं रखता है कौन बेनिफिशरी था, माना ये रखता है कि ये तसलसल है। तो उस वक्त आपकी पार्टी खामोश थी, आज ये भी अगर आपको गिला है कि देखें इन्होंने कोई
गैर जानिबदार कमीशन नहीं बनाया, तो आप भी उस वक्त खामोश थे, तो ये भी यही अमल दोहराएंगे फिर? नहीं, पार्टी खामोश, इस तरह कोई लेटर नहीं आया था, इस तरह कोई एक्शन भी प्रपोज नहीं हुआ था। सदीकी साहब जो हैं उसकी बात ये 100% दुरुस्त है कि इन मामलात में हमेशा से मुदाखलत होती आई है, और ये लेटर जो है ये खान स्पेसिफिक कह रहा है, टीरियान केस का हवाला दे रहा है। जी। 2 सालों में एक ही हाई कोर्ट और उसके ज़ेर तहत जो अदालतें हैं वहाँ पे 2 मुख्तलिफ़ किस्म के इंसाफ के मायार रवा रखे गए हैं। नवाज़ शरीफ, उसके आले खाना, ख़ानदान, बच्चे, भाई और जरदारी साहब और जो उनकी फैमिली मकसूद चपरासी तक, सब जो हैं इन 1.5 सालों में बरी हो गए तमाम हर किस्म के इल्ज़ामात से। और इन्हीं 1.5 सालों में जनाब अली तोशा खाना भी फिट हो गया, ये इद्दत केस भी फिट हो गया, सब में धड़ाधड़ सजाएं हुई खान साहब को। वो बाहर हैं, हम अंदर हैं, हम इलेक्शन जीते हैं, तमाम अदलिया को पता है, ये जज साहिबान पूरी सुप्रीम कोर्ट को इल्म है कि हुआ क्या है। और शेर मोहर्रम साहब, इस पूरे मामले में ये जो जजेस का खत आया है, क्या इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई किरदार है? क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने 2 रोज़ पहले ये कहा शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार है वो भी बहुत जल्द सामने आएगा, और कल हमने इसी हवाले से अताउल्लाह तारड़ साहब से भी बात की थी। नहीं, PTI तो विक्टिम है इस इंटरफेरेंस की, क्योंकि वो देखिए हमारे केसेस जो हैं इनमें से 6 जज साहिबान में से किसके पास खान साहब का केस लगा है? ये तो तब कहे ना कि हम कोई PTI का इस खत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, PTI जिसका दावा आजम नज़ीर तारड़ साहब करें कि वक्त आने पे ये चीजें सामने आएंगी। वक्त आने पर तो ये भी नजर आएगा कि तारड़ साहब खुद फार्म 47 की पैदावार है, और उसने तो खैर इलेक्शन ही नहीं लड़ा। नहीं, वो आजम नज़ीर तारड़ की बात कर रहा हूँ, अताउल्लाह तारड़ साहब ने लड़ा है। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब मिनिस्टर लॉ जो हैं वो तो एक वकील हैं, और मैं समझता हूँ कि गर्मी सर्दी उन्होंने सब देखी हुई है। उनसे, उन जैसे स्टेचर के आदमी से हम ये तवक्को रखते हैं कि ऐसे संगीन हालात में अदलिया और एग्जीक्यूटिव के इन मामलात में वो अदलिया के साथ खड़े होंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए। कल असद कैसर साहब का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको जो फंड्स मिलने थे वो नहीं मिले, वो जो अपॉइंटमेंट्स होनी थी वफाक की जानिब से उनकी मर्जी की नहीं हो रही है। तो इस वक्त जो है हमें मुज़ाहिमत की सियासत करनी चाहिए, मुफाहिमत की सियासत नहीं करनी चाहिए, और वफाकी हुकूमत से तमाम इंगेजमेंट्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने मशवरा दिया है। आप समझते हैं कि यही करने की ज़रूरत है इस वक्त? मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आला साहब की सवाबदीद पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उनकी जगह नहीं है, उनको इल्म है सूबा किस तरह चलाना है। लेकिन पार्टी पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस वक्त? पार्टी पॉलिसी तो मुज़ाहमत पे तो इसमें कोई शक नहीं है, एहतजाज पे, मुज़ाहमत पे जी, लेकिन जहाँ तक सूबे चलाने का अमल है वो वज़ीर आला बेहतर समझता है कि उन्होंने किस अंदाज में, किस तरह। अलबत्ता पींगे बढ़ाना, दोस्तियाँ करना, फ़ोटो शूट, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुलाकात कर ले, फ़ोटो ना खिंचवाएं। नहीं, मुलाकात भी अगर होती है, फ़ोटो भी खींचते हैं, देखिए हमारे बीच प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। काम से काम रखें, काम बस बिल्कुल। इमरान खान से आपकी बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकात होती है, उनकी क्या डायरेक्शन है अली अमीन गंडापुर साहब को? एग्जैक्टली यही डायरेक्शन है खान साहब की, सबको, और अली अमीन साहब के लिए भी। वो समझते हैं कि वर्कर हमारे छोटे से फेल का भी, जहाँ पे वो ये देखेगा कि हम कोई जपियाँ डाल रहे हैं, कोई हम आउट ऑफ द वे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं उनसे, तो वो फ्रेंकली कतई नामंजूर खान सही। लेकिन जो सूबे के मामलात की एंगेजमेंट्स होती हैं वफाक के साथ, वो जारी रखें। वो बिजनेस है और वो बिजनेस जारी रहे, सही है। लेकिन फिलहाल मुज़ाहिमत की सियासत ही इमरान खान चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। जी, ईद के बाद आप देखेंगे, कौम देखेगी कि इंशाअल्लाह कैदी 804 की आज़ादी के लिए नंबर 1, नंबर 2 ये अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए, फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए, और ये ऑनरेबल जज साहिबान के इस लेटर के बाद अदलिया की हकीकी आज़ादी के लिए ये एहतजाज होगा। आप सड़कों पे निकलेंगे, लेकिन जो रास्ता है, चाहे वो आपके रिगिंग के हवाले से हो या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हो, वो तो अदलिया के ज़रिए हासिल होगा। ये केस सियासी है, और ये जो नवाज़ शरीफ की रिहाइयाँ हुई है ये भी तो अदलिया के ज़रिए हुई है ना। आप ये समझते हैं ना जी कि ये जो एडजुडिकेशन हुई है ये भी, और कितनी जल्दी हुई है। उसके लिए तो हालात बदल गए, उनके ताल्लुकात बदल गए,
आप सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, उससे हालात और ताल्लुकात तो नहीं बदलेंगे आपके? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर निकल गया, हाँ फिर और पाकिस्तान निकल गया और एहतजाज पे आ गया जी, तो ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में सब कुछ पावर पॉलिटिक्स की ताबे है। आप हुकूमत में हैं तो अपोजिशन हर वक्त जो है धक्के खाती है। आप किसी भी गवर्नमेंट को आप उठा के देखिए। आप जब सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे बड़ी तादाद में, तो जो सियासी माहौल है वो फेवरेबल हो जाएगा। इस वक्त जो आपके एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब है मेरा उसमें ख्याल बदलाव है आएगा। लाखों लोग जब सड़कों पे निकलेंगे ना, तो फैसला फिर वही लोग करेंगे। बात अदालतों की फिर बस की नहीं रहेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुतल्लिक अहम खबर सामने आ रही है कि पीसीबी ने एक दफ़ा फिर कप्तान की तब्दीली का फैसला किया है। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को वाइट बॉल कप्तानी से हटाया गया था। ओडीआई में किसी कैप्टन को मुकर्रर नहीं किया गया था, लेकिन टी20 में शाहीन शाह आफरीदी को कैप्टन बनाया था। और अब ये इत्तला आ रही है कि शाहीन शाह आफरीदी को हटाकर दोबारा बाबर आजम को पेशकश कर दी गई है कप्तानी की। इस खबर में कितनी सदाकत है और क्या मामला चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट फैज़ान लखानी ने। फैज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये खबर दुरुस्त है कि बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर कर दी गई है, और क्या सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के लिए की गई है या अक्रॉस ऑल फॉर्मेट? देखिए, वो कहते ना कि धुआं वही उठता है जब आग लगी होती। तो कई डिस्कशन में है ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी भी ये कह चुके हैं कि कप्तान का फैसला अभी करेंगे वो। और ये डिस्कशन हुई है बाबर आजम को भी लाने की। बाबर आजम से भी बात हुई है। बाबर आजम ने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा है कि मुझे थोड़ा वक्त दे, क्योंकि जिस तरीके से बाबर आजम बड़े अनसेरेमनियल स्टाइल में उनको कप्तानी से हटना पड़ा था पोस्ट वर्ल्ड कप, उनके भी कुछ रिजर्वेशन है, कुछ उनके अपने तहफुजात भी हैं। आपको पता होगा कि जिन खिलाड़ियों से बाबर आजम के अपने कुछ ये कहे कि ताल्लुकात कशी जाते हैं, वो भी अब टीम में वापस आ चुके हैं। शाहीन आफरीदी पीएसएल तक ये कह लें कि वो कप्तान के तौर पर अपने वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहे थे। तो काफी इस वक्त देखें तो अनसर्टन सी सिचुएशन यहाँ पे पाई जाती है पाकिस्तान क्रिकेट में। और जितना ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें मजीद चीजें और कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। तो पीसीबी अगर इसको एज सून एज पॉसिबल इस मामले को सॉर्ट आउट करे और अनाउंस करे। बट ये बात जरूर है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने के हवाले से बातें हो रही हैं, डिस्कशन हुई है। सिलेक्शन कमेटी को एम्पावर किया गया कि वो फैसला करे, वो अपनी राय दे। इत्तलात ये कि सिलेक्शन कमेटी में मुकम्मल तौर पर अभी इत्तेफाक नहीं पाया गया है कि शाहीन को रखा जाए। एक राय शाहीन को बरकरार रखने के हक में, तो दूसरी राय बाबर आजम को कप्तानी देने के हवाले से। अजीब सी खिचड़ी बन गई है फैजान लखानी साहब, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक जो खबरें जैसे आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने कोई अग्री नहीं किया है इस हवाले से, और उनसे बातचीत जरूर हुई है। लेकिन अगर वो मना कर देते हैं, शाहीन शाह आफरीदी ऑलरेडी देख रहे होंगे कि मुझे एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाने की बातें हो रही हैं, और अगर फिर उनको रिटेन किया जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। फिर इस वजह से ये खबरें भी आ रही है कि ग्रुपिंग पैदा हो रही है, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर रही है इस पूरे मामले को पीसीबी। क्या देखिए, बजाय तो यही लग रहा है कि इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं हुआ। कहीं पे ख्वाहिशात भी खबरें बनकर आई हैं। ये चीजें इस तरह से नहीं इसको कंट्रोवर्शियल बनना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि जितना तूल पकड़ता जाएगा मामला, जितना इसको स्ट्रेच करेंगे, अब इसको मजीद इतना ही ये कंट्रोवर्शियल बनता जाएगा। तो अब पीसीबी इसको सॉर्ट आउट करे, इस मामले को, इसको मजीद अब डिले ना करे। बुनियादी तौर पर तो एक सीरीज हुई है शाहीन शाह आफरीदी की, और एक सीरीज की बेस पे शाहीन शाह आफरीदी को हटा देना मानते हैं कि बाबर आजम को जिस तरीके से हटाया गया था वो एक मिस स्टेप था। बट अगेन उस हिस्ट्री को, उस गलती को रिपीट ना करें, इससे बड़ी गलत रवायत पड़ेगी। अब देखें, इस वक्त बाबर आजम को भी कप्तान बनाने की बात हो रही है। शाहीन शाह आफरीदी की अपनी कुछ थॉट से वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें हैंडल हो रही है। फैजान लखानी हमें अपडेट कर रहे थे। अब तक ना ऑफिशियली कोई ऑफर दी गई है, ना बाबर आजम ने एग्री किया है। लेकिन ये नया नहीं हो रहा पीसीबी में, पहले भी हम देखते रहे कि फैसले एडहॉकिज्म के बेसिस पे होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, कोई तसलसल नहीं होता। जो नया चेयरमैन आता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करने की कोशिश करता है, और हर मरतबा कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, कभी कोचेस स्टाफ चेंज हो जाता है, कभी कप्तान ही को बदल दिया जाता है। एक मरतबा फिर वही साइकिल दोहराया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।